Hello everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome to YP School Hub. Today I am going to discuss about NCERT History of Class 8, Chapter 2, and Chapter 2 name is From Trade to Territory. It means जो ब्रिटिश कंपनी थी वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई थी, बट उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे कैसे उन्होंने रूलिंग करना स्टार्ट किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि तो जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे आई उस टाइम पे औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। उनका इंडिया जो कॉन्टिनेंट है इंडिया, उनपे उनका बहुत ज्यादा पावर था, बहुत लार्ज एरिया में वो उनका कंट्रोल था। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी डेथ हुई 1707 में। जो उनके मुगल गवर्नर्स थे, जो सूबेदार थे उनके, या जो बड़े जमींदार थे या सूबेदार थे, उन्होंने क्या किया, अपने अथॉरिटी और रीजनल किंगडम्स को एस्टेब्लिश किया। उन्होंने अपना एक रीजनल किंगडम बना लिया अपने राजा की मृत्यु होने के बाद। और वो काफी बड़े बड़े किंगडम्स तो नहीं रख पाए इंडिया के पार्ट्स में, बट काफी छोटे छोटे किंगडम्स उन्होंने, बट पावरफुल किंगडम्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए। और जो मुगल एम्पायर के दौरान दिल्ली जो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती थी इफेक्टिव सेंटर के लिए, बट अब औरंगजेब की डेथ के बाद वो इफेक्टिव सेंटर नहीं रह गया था। और 18th सेंचुरी का सेकंड हाफ आते आते, इट मींस 1750s के अराउंड, न्यू पावर एमर्ज होने लगा। ब्रिटिश ने क्या किया, पॉलिटिकल हॉरिजॉन में भी अपने आप को एमर्ज करना स्टार्ट कर दिया। बट क्या आप जानते हैं, ब्रिटिश जो ओरिजिनली यहाँ पे आए थे वो सिर्फ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे। उनका कोई ऐसा डिसीजन नहीं था कि वो यहाँ की टेरिटरीज को एक्वायर करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी वो कैसे यहाँ के मास्टर बन गए, कैसे उन्होंने इतना वास्ट एम्पायर खड़ा किया, उसको कंट्रोल किया, वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। ये फिगर है, इस फिगर में बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को अरेस्ट करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट हेडलाइन इज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट से, ईस्ट में कैसे आती है ना, क्योंकि ये इंडिया जो है, चाइना जो है, ये सब कुछ ईस्ट में ही पड़ता है, तो इसको हम ईस्ट ही बोल रहे हैं। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड करती है एक चार्टर। जो रूलर है इंग्लैंड की जो रूलर है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एक चार्टर बनाती है, एक चार्टर को पास करती है कि यहाँ पे कोई और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकती है। सिर्फ यहाँ पे परमिशन मिलती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे परमिशन मिलती है अपना व्यापार करने के लिए। चार्टर का मतलब होता है कि किसी को परमिशन दे देना, अलाउ करना। अगर उन्हें परमिशन मिल जाती है तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई उनका कॉम्पिटिटिव नहीं है, अब उनका कोई कंपटीशन नहीं है। बट मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो चार्टर एक्ट है वो एक्ट सिर्फ इंग्लैंड की कंपनीज के लिए था, किसी और अदर कंट्रीज की कंपनीज के लिए नहीं था। ये सिर्फ इंग्लैंड की जो कंपनीज है वो यहाँ पे आके, इंडिया में आके अपने ट्रेड नहीं कर सकती है, उन सबको मनाही है और वो कंपटीशन नहीं कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बट अगर कोई बाहर की कंपनी है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। और इस चार्टर एक्ट के साथ कंपनी आती है ओशंस को अप्रोच करते हुए और न्यू लैंड्स को देखती है जहाँ पे उनको जो गुड्स है वो चीपर प्राइस पे मिल सके और वो कैरी कर सके, यूरोप जाकर उनको हायर प्राइसेस पे बेच सके। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ओशंस के रास्ते से आती है और ऐसा लैंड देखती है जहाँ पे उनको जो सामान है वो चीप प्राइस पे मिल सके, बट जब वो वापस जाए यूरोप तो उनको वो हायर प्राइसेस पे बेच सके। तो इस तरीके से इस चार्टर एक्ट से उन्हें, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई फियर नहीं था कि हमारा कोई कंपटीशन होगा इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से, क्योंकि कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं आ सकती है। मर्सेंटाइल a business enterprise that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices. मर्सेंटाइल होता है कि जहाँ पे आप
सामान को सस्ते रेट पर ना लेके उसको कहीं बेच सकते हो। तो उन दिनों क्या था, मर्सेंटाइल था इस कंपनी के पास और कोई कंपटीशन भी नहीं था, तो वो क्या कर सकते थे, चीप जो भी उन्हें गुड्स बाय करना है वो चीप पे बेचते थे और सेल करते थे उनको अपने मनमाने तरीके पे। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो रूल था, ये जो चार्टर एक्ट था, वो सिर्फ इंग्लिश कंपनीज के लिए था, किसी और कंपनी के लिए नहीं था। तो यूरोपियन पावर्स जो थे उनको हम रोक नहीं सकते थे, वो सिर्फ इंग्लिश कंपनीज को रोक सकते थे। तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल हुआ था, उसी टाइम पे अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, उन्होंने क्या किया, इंडियन ओशन को क्रॉस किया था। जो पुर्तगाली थे वो यहाँ पे थे, पहले से प्रेजेंस थे, है ना। उनका बेस क्या था, उनका बेस गोवा में था। और वास्को द गामा जो है एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर है, उन्होंने सी रूट पहले ही डिस्कवर कर लिया था 1498 में। तो अर्ली 17th सेंचुरी में डच जो थे वो भी एक्सप्लोर करने के लिए इंडियन ओशंस में आ चुके थे, और ऐसे ही सून फ्रेंच ट्रेडर्स भी यहाँ पर जल्द ही आने वाले थे। तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कंपटीशन सिर्फ इंग्लिश कंपनीज के लिए नहीं था, बट अदर कंट्रीज की जो कंपनीज थी वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी। और एक बिग प्रॉब्लम ये थी कि जो कंपनीज थी वो सब बाय करना चाहती थी सेम थिंग, उन्हें सबको एक ही चीज चाहिए थी, और वो क्या थी, फाइन क्वालिटीज की कॉटन एंड सिल्क जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है और यूरोप में बिग मार्केट में वो सेल हो सकती है। और अदर प्रोडक्ट्स क्या थे, पेपर, क्लोव्स, कैर्डामोम, सिनेमन, ये सब वो चाहते थे, जिनकी डिमांड थी यूरोप में। और यहाँ पे ये देखते हुए, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज हमने देखी है कि इतने सारे कंट्रीज की कंपनीज यहाँ पे आ चुकी हैं, तो इनमें क्या है, प्राइसेस जो थे वो पुश अप होते थे। लाइक किसी ने एक चीज के 20 रुपए बताए कंपनी ने, तो दूसरी कंपनी ने, ताकि उसको ज्यादा माल मिल सके, उसने उसके 22 रुपए बता दिए। तो ऐसे ही कंपटीशन क्या हो रहा था, वो पुश अप हो रहा था, प्राइसेस की वजह से ज्यादा बढ़ रहा था और चीजें भी ज्यादा खरीदी जा रही थी। बट इससे क्या हो रहा था, प्रॉफिट में लॉस हो रहा था, प्रॉफिट में ज्यादा कुछ अर्न नहीं हो पा रहा था। ट्रेडिंग कंपनी को अगर अपने आप को फ्लोरिश करना है, अपने आप को ऊपर लाना था, तो उनका एक वे यही था कि जो राइवल कंपटीशन है उनको क्या किया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, उनको वहां से हटा दिया जाए, तभी वो क्या कर पाएंगे, अपने कंपनी को फ्लोरिश कर पाएंगे। और इन्हीं चीजों के बीच में, इसी राइवल कंपटीशन को हटाने के लिए वो क्या करते थे, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शिप्स को डुबा देती थी, फाइट होती थी उनके बीच में, ताकि दूसरी जो शिप है या दूसरी जो कंपनी है वो सामान को वहां से ना लेके जा सके, ना बेच सके। और 17th और 18th सेंचुरी में ये रेगुलरली होने लगा था कि एक दूसरे के शिप्स को वो क्या करते थे, डुबा देते थे या फिर रूट्स को ब्लॉक कर दिया करते थे, ताकि उनकी सप्लाइंग को वो रोक सके। ट्रेड करते थे, जब वो ट्रेडिंग के लिए सामान लेके जाते थे तो वो अपने साथ में काफी ज्यादा आर्म्स भी रखते थे, और जहां पे वो अपने खरीदे हुए सामान को रखते थे वहां पे वो फोर्टिफिकेशन भी करते थे, ताकि वो उस ट्रेडिंग पोस्ट को क्या है, प्रोटेक्ट कर सके, ट्रेडिंग पोस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए वो फोर्टिफिकेशन भी करते थे। फोर्टिफिकेशन मीन्स किलाबंदी कर देना। तो ये जो किलाबंदी उन्होंने फोर्टिफाई किया, इसके जो जहां भी उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट पे किलाबंदी किया, फोर्टिफिकेशन किया, वहीं के लोकल रूलर्स ने उनसे कॉन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आप मेरे एरिया में कैसे किलाबंदी कर सकते हो, आप मेरे परमिशन के बिना यहाँ पे कैसे ये सब कुछ कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था ब्रिटिश कंपनी के लिए कि वो ट्रेड करें, पॉलिटिक्स ना करें। इट मीन्स वो पॉलिटिक्स से दूर रहें, सिर्फ ट्रेड पर ध्यान दें, वो सिर्फ ट्रेड पर ध्यान दें, पॉलिटिक्स ना करें, ऐसा उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था।
तो अब हम जानेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने ट्रेड से पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दिया। So I am finishing this video till this, and from East India Company begins trade in Bengal. We will discuss in upcoming video. Thanks for watching this video. Please subscribe the channel and don't forget to click on bell icon. Thank you.